नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स में हमारे पास है इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इलिप्सॉइड। ये हम बात करें यूनिफॉर्मली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ इलिप्सॉइड, ठीक है ना। यदि न्यूक्लियस जो है इलिप्सॉइड फॉर्म होगा तो उसका इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मोमेंट क्या होगा। तो हम क्वाड्रुपोल मोमेंट के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो और भी चीज़ें जो आज हम डिस्कस करेंगे, लेट्स हैव अ क्विक ग्लैंस। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया यूनिफॉर्मली चार्ज न्यूक्लियस का हम इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस इट थोरोली। देन वी विल सी क्वाड्रुपोल मोमेंट इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स। तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में हम किस तरीके से क्वाड्रुपोल मूवमेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम सेमी क्लासिकल रिजल्ट शो करेंगे, किस तरीके से सेमी क्लासिकल रिजल्ट होता है। देन वी विल सी द जनरल केस, ठीक है ना। तो जनरल केस क्या होगा, यदि हमारे पास इलिप्सॉइड फॉर्म में न्यूक्लियस है एंड इट इज़ रोटेटिंग, व्हाट विल बी इट्स क्वाड्रुपोल मूवमेंट इन क्वांटम मैकेनिकल रिलेशन, ठीक है। तो इस पार्ट को आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बीएससी फिजिक्स में ये नहीं है, ये वाला पार्ट क्वांटम मैकेनिकल पार्ट, ठीक है ना। तो क्योंकि वो एमएससी फिजिक्स में उसको हम पढ़ते हैं, तो क्वाड्रुपोल मूवमेंट इन स्फेरिकल हार्मोनिक फॉर्म हम फिर डिस्कस करेंगे। सो ये लास्ट का जो टॉपिक है, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज यदि आपको गेन करना है तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। बाद में यदि आप हायर स्टडीज़ करेंगे तो आपको एक आइडिया लग सके कि हमने पहले क्या पढ़ा था, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट पढ़ना है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था, यदि हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है ना, तो जो द एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस, जो बॉडी फिक्स्ड एक्सिस है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो बॉडी फिक्स्ड सिमेट्रिक एक्सिस, तो उसको हम जेड डैश से डिनोट करते हैं, समझ में आया। तो इसके रेस्पेक्ट में जो हमारे पास क्वाड्रुपोल मूवमेंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट हम बोलते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट हमने जाना था। और यदि मैं एक एक्सिस और ड्रॉ करता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ जेड, ये क्या स्पेस फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है ना, स्पेस फिक्स्ड एक्सिस। तो दिस एक्सिस इज अलोंग द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, ये वो वाली एक्सिस होगी। तो ये क्या हमारे पास न्यूक्लियर सिमेट्रिक एक्सिस है। तो इसके अलोंग जब हम निकालते हैं तो उसको हम इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जाना था, समझ में आई चीज़ें। सो लेट अस सी। देखो न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, ठीक है। तो न्यूक्लियस का यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कहने का मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो मैं प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूशन कहूँ आप, या दूसरे शब्दों में कहो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो जो प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूशन है या जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। तो यदि न्यूक्लियस जो हमारे पास है उसके अंदर प्रोटॉन और या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म हो, तो उस केस में उसका क्वाड्रुपोल मूवमेंट क्या आएगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो वही हम इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट हम उसका निकालना चाहते हैं। तो लेट अस सी। तो देखो ये तो हमारे पास क्या होगा, जेड बॉडी फिक्स्ड सिमेट्रिक एक्सिस हो गया, ये न्यूक्लियर सिमेट्रिक एक्सिस हो गया, ये हमारे पास स्पेस फिक्स्ड सिमेट्रिक एक्सिस हो गया, ठीक है ना। ये जो हम जन लेबोरेटरी फ्रेम में हो गया, समझ में, इन दोनों के बीच में एंगल हो गया अल्फा, समझ में आया। तो देखो जो न्यूक्लियस का जो सिमेट्रिक एक्सिस है उसी को हम अभी फिलहाल कंसिडर करते हैं। तो उसको मैंने अलग से ही बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम यदि अलग से बनाए तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक तरीके से समझाने के लिए, मान लो जेड डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, ठीक है। ये आ गया। तो हम इसको सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में यदि ले, तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम इसको कंसिडर करेंगे। तो देखो क्या होगा, एस डैश, फाई डैश, जेड डैश हम लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास क्या हो गया, एस डैश हो गया। और आर मान लें यहाँ पर कोई चार्ज एलिमेंट हो गया, ठीक है ना, स्मॉल। तो उसका मेरे पास सेंटर से मुझे निकालना है, तो डिस्टेंस क्या लूँगा मैं, आर डैश लूँगा। तो जनरली मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एस डैश स्क्वायर फाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ स्फेरॉइड इलिप्सॉइड, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसी को हमें करना है, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एस डैश स्क्वायर मेरे पास होगा वो क्या होगा, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई डैश स्क्वायर, समझ में आई चीज़। तो ये है। सो वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द क्वाड्रुपोल मूवमेंट। हम क्वाड्रुपोल मूवमेंट निकालेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज लेफ्ट साइड का। तो पहले हम लेफ्ट साइड की इक्वेशन वगैरह देखते हैं, तो फिर इक्वेशन देखेंगे तब हम उसका क्या निकालेंगे, क्वाड्रुपोल मूवमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो हम एक एक्चुअली सिमेट्रिक इलिप्सॉइड कंसीडर कर लेते हैं। सिमेट्रिक एक्सिस जैसे मैंने बताया, न्यूक्लियर सिमेट्रिक एक्सिस अलोंग बॉडी फिक्स्ड फ्रेम थे ना भैया, बॉडी फिक्स्ड एक्सिस हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। जो सेमी मेजर एक्सिस हमारे पास है, इट इज अलोंग दिस मेजर एक्सिस, ठीक है। तो देखो जो इलिप्सॉइड की इक्वेशन होगी, तो इलिप्सॉइड की इक्वेशन को क्या लिखेंगे मैं, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर इक्वल टू 1। तो डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या है मेरे पास, बी स्क्वायर, वाई के अलोंग भी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस बी स्क्वायर, और जेड के अलोंग, तो जेड एक्सिस के अलोंग ये क्या मैंने लिया, ए है, तो सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है ना। तो ये मैं ए स्क्वायर लिख लिया, ठीक है, समझ में आया। ये एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर को जनरली हम एस डैश स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। तो ये मैं कह सकता हूँ ये न्यूक्लियस की इक्वेशन है, ठीक है ना। शेप क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की शेप हमने क्या एज्यूम किया, इलिप्सॉइड हमने एज्यूम किया है, ठीक है। तो ये उसी की इक्वेशन आ गई, समझ में आया। तो ये है। तो हम चाहे तो यहाँ से देखो जेड एस बी, और ये तो कांस्टेंट है, जेड एस बी एक्सिस हमने फिक्स कंसीडर की, तो एच डैश में यहाँ से यदि निकालना चाहूँ, वेरी करेगा ये, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो क्या आएगा, बी स्क्वायर 1 माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, समझ में आया। तो ये हो गया,
ठीक है। तो ये क्या रेडियल कोऑर्डिनेट एट द सरफेस हम जानते हैं, ठीक है ना, दिस इज द रेडियल कोऑर्डिनेट एट द सरफेस। कोई डाउट है? तो ये चीज़ें हैं, समझ में आया, ठीक है। तो हम यदि यूनिफॉर्मली चार्ज है जैसे मैंने बताया, तो डेंसिटी क्या होगी न्यूक्लियस की, ठीक है ना, टोटल चार्ज अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगी 4/3 है ना, AB², ठीक है, क्योंकि इलिप्सॉइड है ना, तो इलिप्सॉइड की वॉल्यूम यही तो होती है, कोई भी यूनिफॉर्म इलिप्सॉइड हमारे पास हो तो 4/3 पाई AB², ठीक है। 3 ऊपर चला जाएगा 3Z²/4 पाई AB²। तो ये मेरे पास डेंसिटी भी आ गई। तो हमने न्यूक्लियस जो कंसीडर किया है इलिप्सॉइड फॉर्म में, यूनिफॉर्म चार्ज है, ठीक है, उसका हमने इक्वेशन भी निकाल लिया, उसका हमने चार्ज डेंसिटी भी निकाल लिया। अब हम देखो इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट निकालेंगे। तो जो इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट है न्यूक्लियस का इन बॉडी फिक्स्ड फ्रेम, यहाँ हम बात करें अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिराइव किया था, हम सिंपली कैसे लिखते हैं, क्यों नोट है ना, अलोंग जेड एक्सिस निकालना है तो जेड डैश वो सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो 1/ρ इंटीग्रेशन 3Z² माइनस के R' और ये मेरे पास हो गया वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो मुझे यदि जेड एक्सिस के अलोंग निकालना होगा, है ना, जेड एक्सिस के अलोंग निकालना होगा, या स्पेस फिक्स्ड एक्सिस के, तो जेड डैश हटा दो यहाँ से, सिंपली जेड लिखो, तो तब भी हम तब निकाल सकते हैं स्पेस फिक्स्ड एक्सिस या लेबोरेटरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हम आगे चीज़ें कंसीडर करेंगे, तब आप हम लोग समझ सकते हैं। कोई डाउट है? ठीक है, तो ये हमें करना है। तो देखो डेंसिटी हमने निकाल ली, तो अब हम इसको करेंगे, तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, चीज़ों को बस अब रखना है, ठीक है। तो यदि आप ध्यान से देखो तो हम आसानी से चीज़ें कर सकते हैं। तो इसको हम यदि मैं पहले हम सोल्व करें, तो हम देखो यहाँ पर 3Z² R' हमारे पास क्या होगा, सिंपली ये, ठीक है, समझ में आया। तो R' सिंपली मैं X' प्लस Y' प्लस Z' लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये सिंपली मेरे पास कितना आएगा, S' प्लस Z², ठीक है। तो ये है, समझ में आई चीज़ें। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, या यहाँ पे जो मैंने R' एज्यूम किया है, इसको हम एक्चुअली में हम इसको और कुछ कंसीडर कर सकते हैं। ये हमने क्या किया, मैंने स्फेरिकल फॉर्म में सिलेंड्रिकल फॉर्म में कंसीडर किया, तो इसको हम कुछ और मान सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया, कैपिटल S ले लेते हैं लेट अस अज्यूम, इन नोट टू नोट में एनी कन्फ्यूजन, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो वैसे तो हमारे पास 3D एक्सिस है ना, तो X डैश Y डैश Z डैश में, तो मेरे पास जो R डैश होगा तो वो तो सिंपली यही होगा X² प्लस के Y² प्लस के Z², ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने क्या एज्यूम किया है, ये एज्यूम किया है, ठीक है ना। तो इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सॉरी आई हैव मेड इट जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक, ठीक है। तो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। तो अवॉइड दीज सिली थिंग्स, तो सिंपली ये आ गया, हम तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 3Z² माइनस Z², तो S² आ गया सिंपली। तो P नोट हमारे पास क्या, 1/E रो, ठीक है, 2Z² माइनस के S' और ये मेरे पास, ठीक है ना, समझ में। डेंसिटी आप पुट कर दो, तो हमारे पास क्या डेंसिटी सिंपली क्या आया था 3ZE/4 पाई AB², ठीक है ना। तो ये हमें 3 बार इंटीग्रेट, थर्ड इंटीग्रल क्योंकि वॉल्यूम है, तो हमें S' के फॉर्म में भी करना होगा, 5' के फॉर्म में भी और Z' के फॉर्म में भी। तो ये 2Z² माइनस के S'², ठीक है ना, समझ में आया, ये हमारे पास है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा हमारे पास, ये तो वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास सिंपली क्या होगा, S', ये डिफाइड है, और समझ में आया। तो सिंपली इसको रखेंगे यहाँ पर हम, समझ में आया। तो जो S' है हमारे है और 5' है, Z' है, तो हाउ दे वेरी, ठीक है ना। तो लिमिट क्या होगी, तो मैं यदि Z की बात करूँ तो Z तो सिंपली मेरे पास अलोंग मेजर एक्सिस है, तो वो तो -A to A वेरी करेगा। तो हमारे पास न्यूक्लियस ये ऐसे ही तो है, ठीक है। ये हमारे पास Z' हो गया, ये X' हो गया, ये Y' हो गया। तो इसकी ये एक्सिस क्या है मेरे पास पूरी A है, तो ये -A to A रहेगा, ठीक है, समझ में आया। 5' मेरे पास क्या होगा 0 to 2 पाई होगा, है ना, क्योंकि इसी फॉर्म में तो ऐसे तो वेरी करेगा मेरे पास, ठीक है। हम डायग्राम में एक्चुअली में इसको देख सकते हैं। तो ये मेरा पूरा कितना होगा 0 से 2 पाई वेरी करेगा, ठीक है ना, समझ में आया। S' है, अब जैसे Z की वैल्यू वेरी करेगी उस हिसाब से फिर S' वेरी करेगा। तो मेरे पास S' को हम कैसे लिख सकते हैं, तो S' हमारे पास यही तो था S' B² 1 माइनस के Z²/A², ये हमने निकाला। तो S' कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो फिर वो 0 to S मैक्सिमम जाएगा, है ना, समझ में आया। क्योंकि हम कोई भी एलिमेंट लेंगे ना सब, अब ये हमारे पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने लिया है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास जैसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये हो गया, तो सेंटर से एक तो पूरा ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है ना। या हम ये ऐसे भी तो भाई, अब मैं यहाँ पर S' को मैं सपोज YZ फ्रेम में यदि लूँगा, तो वो उसी हिसाब से मेरे पास वो वेरी करेगा, ठीक है ना, समझ में आई चीज़ें। तो ये है, तो S' जो होगा मेरे पास, यदि Z' की वैल्यू यदि आप देखो A हो जाए, तो ये मेरे पास S' क्या आएगा 0 हो जाएगा ना। तो ये 0 to S मैक्सिमम तक वेरी करेगा मेरे पास, ठीक है। तो ये है,
तो वो डिपेंड करेगा जेड डैश की वैल्यू पर, जेड डैश की वैल्यू है क्या। तो सिंपली माइनस से 2a, 0 से 2 पाई और ये 0 से b√1 माइनस जेड स्क्वायर, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब हम ना एक एक करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो ये तो सबसे पहले इसी को करेंगे, तो ये तो 2 पाई आ गया, सिंपली 2 पाई बाहर आ गया, 2 पाई से 4 पाई कट गया, 2 बचा नीचे, तो 2ab स्क्वायर सिंपली ये बचा, और हमने कुछ नहीं किया, बस एडिजिट लिख लिया। तो यह 0 से एस मैक्सिमम, तो इतना बड़ा ना लिखने की बजाय हमने सिंपली छोटा सा लिख दिया। ठीक है, समझ में आई बात, ये हो गया। अब इन दोनों को तो हम इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि इसमें जेड एस है, फिर जेड एस को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, के रेस्पेक्ट में। तो 0 से एस मैक्सिमम है, तो यही टर्म हम पहले ले लेते हैं। तो एस डैश 2 जेड स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डी एस। ठीक है, अब देखो तो इंटीग्रेशन देखो कितना आसान है। तो हम एस डैश के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो ये मेरे पास क्या है 2 जेड स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, एस डैश को क्या लिखूंगा मैं, एस डैश स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस। ठीक है, एस डैश का क्यूब बन जाएगा क्योंकि एक बाहर भी है, तो क्यूब है, तो ये एस डैश 4 अपॉन में 4, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, सिंपली यही तो आएगा। और मैं लिमिट जब रखूंगा 0 से, तो सिंपली 0 से एस एम, तो यही आएगा मेरे पास, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, तो ये मेरे पास जेड स्क्वायर एस डैश स्क्वायर, ये S4 m/4, समझ में। तो इट्स वेरी सिंपल। अब हम एस एम की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यही तो दिया हमारे पास। ठीक है, तो इसी में तो वैल्यू पुट करनी है। देखो जेड, तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो बी स्क्वायर, ये एस डैश एस स्क्वायर एम की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, और जब हम इसका और एक बार स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, समझ में, क्योंकि मेरे पास ये टर्म है एस की पावर 4। कोई डाउट है? तो कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इसको इंटीग्रेट किया और उठा के वैल्यू फिर इसी में रख दी। तो ये देखो हमने ये इंटीग्रेट किया और वैल्यू हमने रख दी। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, अब ये जेड डैश बचा है, तो डी जेड डैश का डिफ्रेंशिएट करना है। देखो -a to a और ये डी जेड, यही तो बचा था। ठीक है, ये हमारे पास था। ठीक है, और जो हमारे पास 0 से एस एम, इसकी वैल्यू हमने रख दी, वो ये है। ठीक है, समझ में आया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको भी इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो यदि आप ध्यान से देखो ना, जेड स्क्वायर है, यहाँ भी जेड स्क्वायर है, यहाँ भी जेड स्क्वायर है, तो ये क्या है, इंटीग्रेंड इवन है। तो मेरे पास -a to a जो है, ठीक है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से a इंटू में 2। तो इस फॉर्म में मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ ताकि मेरे पास चीज़ें क्या हो, थोड़ी सी आसान हो जाए। समझ में आया? ठीक है, तो ये तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो सिंपली कुछ नहीं बचेगा, 3z स्क्वायर अपॉन में ये बचा, ये है मेरे पास। ठीक है, तो अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपका छोड़ता हूँ उसको। क्यों, देखो अब मैं एक ही टर्म आपको ऐसा ले लो, यही टर्म आप यदि इंटीग्रेट करो, तो देखो इंटीग्रेशन में आपके पास क्या है, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से a, तो आपके पास क्या है, जेड डैश स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, माइनस, और ये आपके पास बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर जेड की पावर 4। ठीक है ना, ये तो मैं पहली टर्म में बता रहा हूँ आपको इंटीग्रेट करके, तो बहुत ज़्यादा सिंपल आसान हो गया। देखो बी स्क्वायर, तो सिंपली क्या हो गया, कांस्टेंट है मेरे पास, जेड डैश का स्क्वायर कर जेड क्यूब अपॉन में 3 है ना, बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर है, और जेड डैश का क्या हो, जेड 5 अपॉन में 5। तो इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, समझ में, इस तरीके से इसको भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। फॉर्मूला में क्या लगाना, x टू द पावर n dx क्या होता है हमारे पास, xn+1 अपॉन में n+1, ये हो गया। ठीक है, आई चीज़ें समझ में। इंटीग्रेट करने के पास हमारे पास क्या बचेगा, 2 अपॉन में 5 जेड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एक्चुअली में क्या है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, कैपिटल जेड में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो हम इसको, ये इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट आ गया हमारे पास। ठीक है ना, तो जनरली बुक्स में इसको डायरेक्ट लिखते हैं बिना डेरिवेशन के, मैंने डेरिवेशन आपको करा दिया। ठीक है, तो इट इज इवन ऑफन कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इसेंट्रिसिटी पैरामीटर। तो इसेंट्रिसिटी पैरामीटर एक तरीके से डिफॉर्मेशन के बारे में बताता है हमें। ठीक है ना, समझ में। वैसे डिफॉर्मेशन पैरामीटर अलग चीज़ होती है, क्वाड्रुपोल मूवमेंट जितना हमें डिस्कस करें सिर्फ स्मॉल पोर्शन डिस्कस करें जितना आपका सिलेबस में, नहीं तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में किया जा सकता है। तो इसेंट्रिसिटी पैरामीटर, जैसे E इज इक्वल टू, मैं इसेंट्रिसिटी की बात करूं तो हम जो होगा 0 किस केस में होता है। ठीक है, तो यदि हमारे पास A इक्वल टू B हो, तो यानी सेमी मेजर एक्सिस माइनर मेजर एक्सिस इक्वल हो, तो इसेंट्रिसिटी पैरामीटर 0 आएगा, यानी सर्कल का केस होगा, ये स्फेयर का केस होगा। समझ में आया? तो वही है, तो इसेंट्रिसिटी स्फेरिकल फॉर्म से किस तरीके से डिफॉर्म्ड है, तो वही चीज़ हमें बताता है। तो इसेंट्रिसिटी पैरामीटर और मीन स्क्वायर रेडियस की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, ये सेमी मेजर माइनर एक्सिस हमारे पास है। ठीक है ना, तो न्यूक्लियस जो है उसका जो मीन स्क्वायर रेडियस होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखो ए स्क्वायर क्या है, फिर बी का भी स्क्वायर क्या है, और फिर अपॉन में 2, क्योंकि एलिप्सॉइड है ना हमारे पास। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये तो हमारे पास एक्सिस यहाँ ए हो गई, और ये हमारे पास क्या होती है, ये बी हो गया। तो दोनों का आप स्क्वायर करो, फिर मीन ले लिया मैंने, तो मीन स्क्वायर रेडियस लिया। ठीक है, समझ में आया। तो आप यदि आप यहाँ पर रखोगे तो देख सकते हैं 2 अपॉन में 5 जेड। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू। अब ऊपर नीचे यहाँ भी 2 कर देता हूँ, ऊपर भी 2 थे 4 हो गया, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 अपॉन में 5 जेड एप्सिलॉन, और ये मेरे पास मीन स्क्वायर रेडियस है। ठीक है, समझ में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। सो दिस इज द इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एलिप्सॉइड। सो ये ठीक है, तो यदि देखो ए की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो बी से, ठीक है,
तो प्रोलेट का केस मेरे पास आएगा। प्रोलेट कहने का मतलब देखो ये होगा, तो ए बड़ा है, तो यानी ये जो एक्सिस है ये जेड डैश एक्सिस के अलोंग जो है ये बड़ा है, ठीक है, किससे, बी से, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो प्रोलेट का केस आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ए ग्रेटर देन बी प्रोलेट का केस यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी इंट्रिंसिक क्वाड्रुपल मोमेंट की। ओब्लेट के केस में क्या होगा, ठीक है, ये मेरे पास जेड डैश एक्सिस हो गई है ना, तो ये जो ए है ना ये, ठीक है ना, ये ए और ये मैंने क्या लिया, ये है बी, तो यहाँ पर बी ज़्यादा है ए से, तो एक ये केस हो गया, ठीक है। तो ओब्लेट का केस होगा ए इक्वल टू बी में स्फीयर हो गया। समझ में आया। तो ये सारे रिजल्ट कंसिस्टेंट है न्यूक्लियर शिप्स के जो हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रोलेट ओब्लेट और स्फेरिकल केस में, ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ें तो जनरली फॉर मोस्ट स्फेरिकल न्यूक्लियर या जनरली जो लाइट न्यूक्लियाई के केस में क्या होता है, इसेंट्रिसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होती है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम रखेंगे तो क्यू नोट भी मेरे पास ऑलमोस्ट समथिंग ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो स्फेरिकल ही होता है न्यूक्लियस मेरे पास फॉर मोस्ट ऑफ द लाइट वेरी लाइट न्यूक्लियाई, ठीक है। डिफॉर्मेशन धीरे धीरे बढ़ती है। अब जैसे जो डिफॉर्म्ड न्यूक्लियाई है, जैसे रेयर अर्थ की मैं बात करूँ, रेयर अर्थ रीजन में जहाँ पर मास नंबर जो होता है न्यूक्लियस का 150 या 90 के आसपास होता है, ये जो एक्टिनाइट्स होते हैं जिनका ए जो होता है 220 से ज़्यादा होता है, तो उनका जो इसेंट्रिसिटी पैरामीटर होता है जनरली 0.1 एंड 0.3 के बीच में लाई करता है, तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो स्टैटिक डिफॉर्मेशन है काफ़ी कुछ दिखाता है हमें, ठीक है ना, समझ में आया। वैसे जो जनरली काफ़ी बुक्स में आप देखोगे 0.1 एंड 0.2 के बीच में रेयर अर्थ रीजन और एक्टिनाइट्स का क्वाड्रुपल मूवमेंट होता है, या 0.3 भी लिखते हैं हम, ठीक है ना। तो वैसे जनरली जो इसेंट्रिसिटी होती है वो 0.01 एंड 0.02 जो होती है, मतलब हमारे पास वैसे तो लाइट तो 0.1 और 0.2 के बीच में या 0.103 के बीच में ही करती है, जनरली इतना ही होता है। इसके मतलब जो मिनिमम होती है वो 0.1 0.2 मोस्ट ऑफ द केसेस में, जो मोस्ट स्फेरिकल न्यूक्लियाई होते हैं वो जनरली इतनी हमें मिलती है, ठीक है, 0.01। और जो मैक्सिमम जैसे मैं बता रहा हूँ वेल डिफॉर्म्ड न्यूक्लियाई के लिए इनके लिए 0.1 0.2, ठीक है, समझ में आई चीज़ें ये है। तो अभी हम आगे चलते हैं क्वाड्रुपल मोमेंट इन क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। तो देखो हम जब क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो जो मेजर्ड क्वाड्रुपल मूवमेंट होता है ना उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्वाड्रुपल मूवमेंट बोलते हैं, क्यूएस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो अलग होता है वो इंट्रिंसिक क्वाड्रुपल मूवमेंट से, तो बिकॉज ऑफ द स्पेस क्वांटाइजेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द न्यूक्लियस इन स्पेस, क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस किस तरीके से स्पेस में ओरिएंट है, तो ये हमारे पास देखो न्यूक्लियस था, ये जेड एस एक्सिस हमने न्यूक्लियस सिमेट्रिक एक्सिस बनाते हैं, ये स्पेस फिक्स्ड एक्सिस थी, ठीक है। तो इस एक्सिस ये अल्फा जो है ये यही तो ओरिएंटेशन डिसाइड करेगा, या हम बात करें स्पेस क्वांटाइजेशन यही तो बताएगा कि विद रेस्पेक्ट टू दिस स्पेस फिक्स्ड एक्सिस हाउ दिस न्यूक्लियस इज ओरिएंटेड, तो ऐसे है या ऐसे है या ऐसे है, ठीक है ना। तो ये अल्फा चेंज हो जाएगा मेरे पास उस केस में। तो इंट्रिंसिक जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में मेजर जो क्वाड्रुपल मूवमेंट होता है वो हम स्पेस फिक्स्ड एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही मेजर करते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो इंट्रिंसिक क्वाड्रुपल मूवमेंट तो बॉडी फिक्स्ड फ्रेम में जैसे मैंने बताया ये होगा उसका खुद का, है ना। तो मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच्ड टू द न्यूक्लियस इटसेल्फ, तो न्यूक्लियस के साथ जो अटैच्ड है तो वो कौन सा है, यही तो है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ठीक है ना। इन दिस फ्रेम न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इटसेल्फ, ठीक है, समझ में। जो न्यूक्लियस के साथ रोटेट कर रहा है तो वो न्यूक्लियस कैसे दिखेगा इस फ्रेम में, रेस्ट में ही तो दिखेगा, समझ में आया, ठीक है। ये लेबोरेटरी फ्रेम की बात करें तो न्यूक्लियस जनरली स्टेशनरी नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियर स्पिन आई प्रीसेसेस अराउंड द स्पेस फिक्स्ड एक्सिस, तो ये हमारे पास सपोज ये जेड एक्सिस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये उसके अराउंड ये ऐसे प्रीसेस करेगा, जेड एक्सिस हो गया तो स्पेस फिक्स्ड एक्सिस है, ठीक है। तो न्यूक्लियर स्पिन जो है, अब मैं यदि जनरली हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियर स्पिन हम इसी के अलोंग ले लेते हैं, ठीक है ना। वैसे अलग अलग डायरेक्शन होगी, अब जनरली ये थोड़ी ना न्यूक्लियस हो गया ये उसकी न्यूक्लियर स्पिन हो सकती है ये हो, ठीक है, समझ में आया। तो ये है, तो उस केस में ये क्या करता है स्पेस फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड प्रीसेस करेगा, ठीक है। तो हम जनरली क्या करते हैं हम इसको न्यूक्लियर, क्योंकि हम अब इस केस में हम न्यूक्लियस को क्या मान रहे हैं, जनरली न्यूक्लियस क्या है रेस्ट में है, ठीक है ना, समझ में आया। किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो बॉडी फिक्स्ड फ्रेम है उसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। तो ये है, तो हम एक्सटर्नल फील्ड जब अप्लाई करते हैं हम देखते हैं हाउ इट इज़ ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है ना। तो जनरली तो वैसे वो क्या करता है, जनरली तो प्रीसेस करता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये है, तो जो हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्वाड्रुपल मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है, वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी क्वाड्रुपल ऑपरेटर की, वो जो हमारे पास ये जो हमने क्यू जेड निकाला है ना, ठीक है, इसका हम प्रोजेक्शन लेंगे ना जेड एक्सिस पर, ठीक है। तो जो मैक्सिमम प्रोजेक्शन होता है ना वही हमें मेजर्ड वैल्यू बताता है। मैंने जब आपको स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताया था तो वहाँ भी ये मैंने आपको चीज़ समझाई थी
ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है क्वाड्रुपल ऑपरेटर की न्यूक्लियर स्टेट में, उसकी मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, वही मेजर होता है, यही क्वांटम मैकेनिकली हम मेजर करते हैं, और यही वैल्यू कोटेड होती है, टेबुलर फॉर्म होती है, ठीक है। आपने प्रीवियस लेक्चर समझे होंगे तो आप समझ पाओगे, समझ में आया। तो ये जनरली हम लेबोरेटरी फिर में इसको मेजर करते हैं, स्पेस फिक्स्ड एक्सिस डिफाइन करके, ठीक है ना, समझ में आया। इन विच द एक्सटर्नल फील्ड ऑफ डिटेक्टर डिफाइंस द जेड एक्सिस। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्वाड्रुपल मूवमेंट है या क्यू नोड है, ठीक है, इनके बीच में हम रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो क्यू डैश तो हम जनरली स्पेस फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं, मतलब द क्वाड्रुपल मूवमेंट मेजर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रेम। क्यू नोड क्या है, द क्वाड्रुपल मूवमेंट मेजर्ड इन द बॉडी फिक्स्ड फ्रेम, समझ में आया, ठीक है। तो वो हम निकालेंगे। सो क्यू क्या, मेजर्ड इन लेबोरेटरी फ्रेम एंड दिस इज द बॉडी फिक्स्ड फ्रेम, ठीक है, समझ में आया। तो हम सबसे पहले एक सेमी क्लासिकल अप्रोच अपनाएंगे, फिर हम क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। तो हमको कनेक्ट करना है क्यू डैश, क्यू नोड को क्यू से, तो वी मस्ट अकाउंट फॉर ओरिएंटेशन ऑफ न्यूक्लियर सिमेट्रिक एक्सिस जेड डैश रिलेटिव टू स्पेस फिक्स्ड एक्सिस। तो देखो ये होगा न्यूक्लियर सिमेट्रिक एक्सिस और ये स्पेस फिक्स्ड एक्सिस होगी। सो इन दोनों के रेस्पेक्ट के बीच में एंगल कितना ले लिया हमने, अल्फा ले लिया, ठीक है, समझ में आई चीज़ें ये है। अब देखो सिंपल क्लासिकल मॉडल कंसीडर करते हैं पहले। तो दो टू इक्वल चार्जेस प्लेस्ड ऑन द बॉडी फिक्स्ड एक्सिस एट अ डिस्टेंस प्लस माइनस एल फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। अब ये जो हम अभी तो हमने न्यूक्लियस का केस हम करेंगे, ठीक है, लेकिन एक क्लासिकल मॉडल एज्यूम करो, कंसीडर करो, ठीक है। तो आप हमने यदि आप क्लासिकल मॉडल कंसीडर करेंगे, डैश एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश और जेड डैश, ठीक है। तो आप मान लो आपके पास एक चार्ज तो यहाँ पर होगा सिंपली क्यू, ठीक है, और एक चार्ज आपके पास यहाँ होगा माइनस के क्यू, समझ में आया। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी प्लस एल, और ये डिस्टेंस कितनी होगी माइनस एल, ठीक है। तो जो इंट्रिंसिक क्वाड्रुपल मूवमेंट होगा, ठीक है, बॉडी फिक्स्ड फ्रेम में, तो बॉडी फिक्स्ड फ्रेम में मेरे को इंट्रिंसिक क्वाड्रुपल मूवमेंट निकाला है। तो देखो डिस्क्रीट चार्जेस है, तो डिस्क्रीट चार्जेस के केस में सिंपली हम क्या लिखते हैं, दो ही चार्जेस है, तो k इक्वल टू 1 से लेकर 2, ठीक है ना, 3 जेड डैश स्क्वायर माइनस के आर डैश स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हम बॉडी फिक्स्ड फ्रेम में निकाल रहे हैं इसलिए जेड स्क्वायर लिखा, जेड डैश स्क्वायर लिखा, आर डैश स्क्वायर लिखा। स्पेस फिक्स्ड में निकालते तो जेड डैश में हटा देता, ठीक है। तो वैसे चार्ज भी होता है, देखो 1/q से क्यों कट जाएगा, तो जनरली हम लिखते ही नहीं है इसको, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, हम क्वाड्रुपल मूवमेंट का जो यूनिट होता है एरिया की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो मैं अभी सिंपली से क्लासिकल मॉडल हम कंसीडर कर रहे हैं, समझ में आया। तो देखो 3 पहला चार्ज की यदि बात करूं तो जो जेड डैश एक्सिस है वो क्या है, एल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा अब देखो एक्स डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, ठीक है, वही तो आर डैश स्क्वायर होगा। तो आर डैश स्क्वायर क्या है, ये तो 0 है, 0 प्लस स्क्वायर 0 प्लस स्क्वायर, ये एल स्क्वायर आएगा। तो आर डैश मेरे पास जनरली एल ही है, ठीक है। तो ये मेरे पास एल आ गया, एल स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस ये 3 एल स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर दूसरे चार्ज के लिए भी, समझ में आया। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 4 एल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो काफ़ी बुक्स में देखोगे आप यहाँ पे क्यों भी लिखते हैं, क्योंकि 1/q से डिवाइड नहीं किया, तो मतलब वो यूनिट की एरिया की फॉर्म में नहीं लिख रहे, तो वो भी ठीक ही है जनरली, ठीक है ना, डिपेंड करता है बुक टू बुक। तो लेकिन जनरली जो स्टैंडर्ड है वो मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, क्वाड्रुपल मूवमेंट को एरिया की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ कैलकुलेट क्वाड्रुपल मूवमेंट रिफर टू स्पेस फिक्स्ड एक्सिस। अब हम स्पेस फिक्स्ड एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्वाड्रुपल मूवमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन द बॉडी फिक्स्ड एक्सिस जेड एक्स और ये, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये मेरे पास जेड हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, ये अल्फा हो गया, ठीक है, और ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो उस केस में यदि मुझे निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा, तो सिंपली वही दो चार्जेस है मेरे पास, k1 इज इक्वल टू k2। अब मैं 3z स्क्वायर और ये मैं क्या ले लूँगा, आर स्क्वायर, ठीक है। और क्यों से क्यों कट जाएगा, मैं इसलिए 1/q जनरली लिखा ही नहीं है मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक चार्ज मेरे पास ये हो गया, एक चार्ज मेरे पास यहाँ हो गया, तो ये जो क्यों चार्ज है एल है, एल, तो यहाँ पर जो आएगा मेरे पास कंपोनेंट आएगा, तो जेड क्या होगा मेरे पास, एल कोस एल्फा ही तो होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जब लिखूँगा एल स्क्वायर, सॉरी ये मेरे पास क्या होगा, एल स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा, ठीक है ना, माइनस, समझ में आई चीज़ें, ठीक है। तो देखो ये तो डिस्टेंस जो है ये चेंज नहीं होगी, समझ में आया, ये तो अनचेंज्ड रहेगी मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसके ये मेरे पास क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस के 3 एल स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस के, ठीक है। तो ये तो मेरे पास जनरली ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, तो ये इट विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी डिस्टेंस इन दैट फ्रेम ऑल्सो, समझ में आया। पर तो हमने क्या किया, वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द इट्स कंपोनेंट, हमने उसका कंपोनेंट निकाला है अलोंग जेड एक्सिस, तो ये डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगी, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसे ही, अब मान लो ये मेरे पास क्या हो गया, आर है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, यदि ये थीटा है तो एक आर कॉस थीटा होगा। तो जो मेरे पास रिजल्टेंट है एक्चुअली में, ये थोड़ी ना चेंज होगा रिजल्टेंट, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप देखो वैसे आप यहाँ से आप कहोगे भी जड़िया आया है, तो यहाँ पे आप ये यहाँ पे निकाल सकते हैं माइनस के एल कोस एल्फा,
ठीक है। तो आप आर स्क्वायर कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे ही तो करके निकालते हैं जनरली, समझ में आया, ठीक है। तो ये है, तो हम आसानी से चीज़ों को मतलब कर सकते हैं, समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है। तो ये है, तो ये आ गया हमारे पास। तो हम इसको जब करेंगे क्यों की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, देखो तो हम 3l स्क्वायर है कोस स्क्वायर एल माइनस एल स्क्वायर है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो मेरे पास 6l स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बचेगा, और ये माइनस के 2 अल्फा एल स्क्वायर, तो 2l स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास ये टर्म आ गई, ठीक है, समझ में आई चीज़ें, ये है, ठीक है ना। तो हमने जैसे प्रीवियस उसमें देखा था क्यों मेरे पास क्या है, ये तो जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमने निकाला था, ठीक है ना। तो यदि मैं इसको क्यू नोड को साथ क्यू नोड इसको डिवाइड करूँ तो सिंपली ये आ जाएगा 1/3 कोस स्क्वायर अल्फा, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, अब चाहे तो देखो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोड और ये P2 कोस थीटा, ठीक है ना। देखो 1/3 कोस सॉरी अल्फा 1/2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कहते हैं लीजेंडरी पोलिनोमियल का P2 कॉन्फिशिएंट होता है ये 1/2 3 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में पूछा गया एग्जाम में, मैं ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब देखो क्वांटम मैकेनिक्स की यदि हम बात करें तो, लेकिन हम इस तरीके से तो नहीं करते, कोस अल्फा जनरली हमारे पास क्या होगा, अब देखो यदि न्यूक्लियर, ये मेरे पास जेड है, ये जेड है डैश हो गया, ये अल्फा हो गया, ठीक है। तो इफ़ न्यूक्लियर एक्सिस आई इज देयर, तो एक्स को एक्स कोस, तो इस पर जो कंपोनेंट मैं यदि निकालूंगा तो कोस अल्फा क्या होगा, MI अपॉन में √i+1, ऐसे यही तो मैं निकालूंगा, समझ में आया। तो जेड कंपोनेंट क्या होगा, इस आई हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन होगा, तो इसका जेड कंपोनेंट क्या होगा, स्केल ये तो होगा, ठीक है, समझ में आया। MI H कट ही तो होता है, समझ में, H कट से H कट गया सिंपली। तो देखो आई जेड क्या आया, ये आया है, तो देखो कोस अल्फा तो जनरली क्या होगा, आई जेड अपॉन में आई, यही तो होगा, ठीक है। आई जेड क्या होता है, MI H कट, ये लिखा मैंने, ये इसका मैग्नीट्यूड लिखा, H कट से H कट गया, सिंपली ये मिला। तो कोस अल्फा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे उसको उठा के, तो 3 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 क्या होगा जनरली, देखो कोस अल्फा की वैल्यू लिखा स्क्वायर, अंडर रूट कट गया -1, ठीक है, सिंपली एलसीएम लिया है, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो उठा के रख दिया बस यहाँ पर, इसमें समझ में आया। तो दिस इज व्हाट वी गोट। लेकिन जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्वाड्रुपल मूवमेंट है, जैसे मैंने बताया, इट कोरस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम प्रोजेक्शन, तो जो MI की वैल्यू होगी वो मेरे पास आई होनी चाहिए, तो मैक्सिमम प्रोजेक्शन वैल्यू में निकालना है, तो यही मेरे पास जो मेजरेबल होती है, जो हम कोट करते हैं, ये वही वैल्यू है। तो हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू रखेंगे M की जगह 3 स्क्वायर आई होगा, ठीक है, समझ में आया। तो देखो आई स्क्वायर 3i स्क्वायर माइनस एस करेंगे 2i स्क्वायर आएगा, सिंपली कट गया, मतलब माइनस हो गया, तो ये बेसिक सी चीज़ मेरे पास यहाँ की, ठीक है। तो ये है, समझ में आया। तो ये जो ये है ना, ये सेमी क्लासिकल रिजल्ट है मेरे पास, ठीक है, क्या है, सेमी क्लासिकल रिजल्ट है, बिकॉज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द न्यूक्लियर वेव फंक्शन। न्यूक्लियर वेव फंक्शन तो नहीं लिया इसने, क्या लिया है, क्या हमने इस तरीके से इसको, क्या है ये मेरे पास क्यों हो गया, ठीक है, क्या इस तरीके से हमने इसको डराइव किया, नहीं, न्यूक्लियर वेव फंक्शन हमने कंसीडर ही नहीं किया यहाँ पे। सो दिस इज जस्ट अ सेमी क्लासिकल रिजल्ट, ठीक है। और इट शुड बी नोटेड दैट इट अप्लाइज टू एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद एक्सियल सिमेट्री, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके लिए वैलिड होगा। तो यहाँ पे हमने क्यू नोट जनरली क्या एज्यूम किया था, जेड एस एक्सिस के लेंगे, एक चार्ज यहाँ लिया था क्यों, ठीक है ना, एक चार्ज हमने यहाँ लिया था -Q, ठीक है। लेकिन कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे कंटिन्यूस हो या डिस्क्रीट हो, ये हर एक के लिए वैलिड होगा, समझ में, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, क्योंकि वो चीज़ें ना, क्योंकि वो फैक्टर यहाँ आ जाए, अब यहाँ पे कोई नोड कुछ भी होता है मेरे पास, तो कट कुटा के मेरे पास सिंपली कुछ ना कुछ वैल्यू आती, ठीक है। तो क्यू नोड की फॉर्म में तो हम निकाल ही सकते हैं ना, समझ में आया, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करें यदि क्वांटम मैकेनिकल रिलेशन फॉर अ रोटेटिंग इलिप्सॉइड या जनरल केस की बात करें, ठीक है। तो देखो सेमी क्लासिकल रिजल्ट में जो न्यूक्लियस साइट इज ट्रीटेड एज नॉन रोटेटिंग ऑब्जेक्ट विद इट्स स्पिन आई अराइजिंग एंटायरली फ्रॉम द इंट्रिंसिक मोशन ऑफ द न्यूक्लियंस। तो जो आई था ना, आई न्यूक्लियर स्पिन ही तो है, ये क्या है, न्यूक्लियर स्पिन। वाई इट अराइजेज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियंस की वजह से ही तो आता है। अब एज्यूम, अब सोचो कि न्यूक्लियस, ठीक है ना, इज रोटेटिंग एज अ होल, समझ में। अब न्यूक्लियस एज अ होल भी खुद भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो जेड एक्सिस हो गया, स्पेस फिक्स्ड एक्सिस, ये क्या हो गया मेरे पास, बॉडी फिक्स्ड फ्रेम। अब न्यूक्लियस खुद रोटेट कर रहा है, तो न्यूक्लियस की जो रोटेशनल एक्सिस होगी, ये जैसे मैं बताया, रोटेशनल एक्सिस होगी वो ये होगी आर, ठीक है। मान लो अबाउट दिस एक्सिस न्यूक्लियस इज रोटेटिंग, ठीक है, समझ में। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ खेल क्या है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, तो इट इज इन द शेप ऑफ इलिप्सॉइड ऑफ रिवॉल्यूशन रोटेटिंग इन स्पेस। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है आई, ठीक है ना, समझ में आया, वो वेक्टर सम होगा दो कंट्रीब्यूशन का। देखो किसका, देखो ध्यान से, हमने क्या किया है जनरली कि
हमारे पास जो मतलब इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना, जो न्यूक्लियॉन्स के कारण था। पहले देखो, पहले रोटेशन तो नहीं था, सिर्फ न्यूक्लियॉन्स के कारण ही था। तो आई मेरे पास न्यूक्लियर स्पिन या हम क्या बोलते हैं इसको, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हम लिखते हैं। अब मेरे पास देखो क्या है, आर भी है, रोटेशन के कारण भी है। तो देखो ये सिंपली क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास किस चीज़ का, न्यूक्लियॉन्स का, समझ में। अच्छा, अब न्यूक्लियस क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो इसलिए मेरे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा उस केस में वो ये होगा, ठीक है, समझ में आया। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आई एक्चुअली में ये क्या, इसको हम अब के मान लेते हैं। के क्या है, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम। पहले तो ये आई ही था, लेकिन क्योंकि देखो रोटेशन नहीं हो रहा था सिंपली, तो सिंपली जो क्या होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वही मेरे पास इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होगा, न्यूक्लियर स्पिन होगा। समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है। लेकिन अब हम न्यूक्लियस अब रोटेट भी कर रहा है, तो आज जो रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम एक अलग से एडिशन हो गया। न्यूक्लियस एज अ होल इज ऑल्सो रोटेटिंग, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। तो हमारे पास न्यूक्लियस एज अ होल इज ऑल्सो रोटेटिंग एंड दिस इज ड्यू टू द न्यूक्लियॉन्स, है ना, जिसको हम अर्लियर हम आई लेते थे, ठीक है ना। लेकिन अब इसको हमने के कंसीडर किया है क्योंकि टोटल को हम आई ले रहे हैं, समझ में आया। तो ये है, तो इसका जो कंपोनेंट है ना अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, वो के हो गया मेरे पास। और आर और के का जो मेरे पास रिजल्टेंट है वो क्या है मेरे पास, आई। यह है टोटल एंगुलर मोमेंटम। दिस टोटल एंगुलर मोमेंटम विल प्रीसेस अलोंग जेड एक्सिस, समझ में आई चीजें, ठीक है। तो के क्या, प्रोजेक्शन ऑफ टोटल इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम बिकॉज ऑफ द ऑल द न्यूक्लियॉन्स ऑन द बॉडी फिक्स्ड फ्रेम। इट इज अ क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर ही तो है एक्चुअली में, ठीक है। तो जिसका के का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 3। के एक्चुअली में पहले क्या था, आई ही था, क्योंकि आर नहीं था ना, रोटेशन पहले हमने कंसीडर कहाँ किया, हमने ये थोड़ी ना एज्यूम किया था कि न्यूक्लियस एज अ होल इज रोटेटिंग। नो, न्यूक्लियस एज अ होल बॉडी इज नॉट रोटेटिंग, ठीक है ना, ये हमने कंसीडर नहीं किया था, अब हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम हो गया ऑफ द न्यूक्लियस रोटेटिंग एज अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू जेड, ठीक है। तो जो ओरिएंटेशन होगा ना डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस का, अब रोटेट करता हुआ न्यूक्लियस को जब हम लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो उस डिफॉर्मेशन नजर आएगा। अब जैसे कोई भी रोटेट करती हुई बॉडी की शेप आपको, आप देखो कोई बॉडी स्टैटिक है, ठीक है, आप उसकी शेप देखो, अब जब वो रोटेट कर रही है तब उसकी शेप देखो तो आपको थोड़ा सा डिफॉर्मेशन नजर आता है, समझ में आया, ठीक है। तो जो ओरिएंटेशन होगा डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस का इन स्पेस, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 क्वांटिटी। पहला न्यूक्लियर स्पिन आई, ठीक है, इट्स प्रोजेक्शन एम आई ऑन द स्पेस्ड फिक्स्ड एक्सिस, समझ में आया। तो जैसे मैंने बताया, दिस रिजल्टेंट टोटल रिजल्टेंट विल नाउ प्रीसेस अबाउट जी, इसके तो इसका कंपोनेंट इसके अलोंग ही हम लेंगे अब, ठीक है ना, समझ में आया। ये हो गया प्रोजेक्शन के ऑफ टोटल इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम ऑन द बॉडी फिक्स्ड एक्सिस, और ये टोटल एंगुलर रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम आर। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो, तो जो क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस है, जब हम वेव फंक्शन को इंक्लूड करते हैं, सो जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट आता है वो हमारे पास क्या होता है, इज इक्वल टू 3k² माइनस के आई प्लस 1 आई प्लस 1 2 आई प्लस 3 क्यू नॉट, ठीक है। तो सेमी क्लासिकल रिजल्ट में से थोड़ा सा डिफरेंस है, तो डिनोमिनेटर में डिफरेंस आता है हमारे पास, आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में आई प्लस 1 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आई प्लस 1 2 आई प्लस 3। तो देखो वो हमारे पास इसका डेरिवेशन नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, मतलब डेरिवेशन है लेकिन आपके स्कोप से बिल्कुल बाहर है, ठीक है ना। तो इसलिए वो मैंने नहीं किया, दैट्स व्हाई आई हैव जनरली जस्ट कोटेड द रिजल्ट, ठीक है ना। इवन इन एमएससी यू वांट स्टडी इट्स अ डेरिवेशन। तो ये फंडामेंटल रिलेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपिक और इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट के लिए, किसी भी डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस के लिए ये होती है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये फंडामेंटल है। तो क्वांटम मैकेनिकली जो पूरा है वो यही है, ठीक है, समझ में आया। तो ये समझ, ठीक है। तो न्यूक्लियर ग्राउंड स्टेट में, जहाँ पर न्यूक्लियस रोटेट नहीं कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में है, तो आर की वैल्यू 0 होगी, तो आई जनरली मेरे पास के आएगा, ठीक है ना। आई इज इक्वल टू मेरे पास के प्लस आर ही तो है, तो ये 0 हो गया, तो ठीक है। तो के जो होगा मेरे पास एंगुलर मोमेंटम ही, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू जनरल 0 1 2 3 यही आएगी, तो न्यूक्लियस स्पिन जो है ओके के बराबर ही है, ठीक है। तो वो ये हो जाएगा, समझ में, कोई डाउट है ये, ठीक है। तो आप रख सकते हैं के की वैल्यू आई रखो, 3i² माइनस आई स्क्वायर क्या होगा, 2i² हो जाएगा, सिंपली वही है। तो एक सेमी क्लासिकल रिजल्ट से मैच करता है विद द डिनोमिनेटर करेक्टेड बाय द फुल क्वांटम मैकेनिकल, ठीक है। डिनोमिनेटर को चेंज हमारे पास यहाँ है, समझ में आया, ठीक है। हम जानते हैं, देखो इवन न्यूक्लियस के लिए आई की वैल्यू 0 होती है, आई 0 रखो तो मेरे पास 0 आ गया, 1/2 रखो, 1/2 रखेंगे तो 1 - 1 0 तब भी देगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो नन 0 आएगा, 3/2 होगी तो नन 0 मेरे पास आएगा, समझ में आया। तो ये है, तो जो इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट है, ठीक है ना, हम इसको निकाल सकते हैं।
तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू एस इज इक्वल टू कुछ वैल्यू आएगी और क्यू नोड आएगी। तो यदि मैं इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मोमेंट निकालता हूँ तो हम क्वांटम जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्वाड्रुपोल मोमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ में। तो जनरल इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम को क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम एक्साइटेशन ऑफ रोटेशनल लेवल्स ऑफ डिफॉर्म्ड न्यूक्लियाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गामा ट्रांजिशंस बिटवीन सच लेवल्स, तो इनको क्या इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है ना, समझ में। ये बात करते हैं क्वाड्रुपोल मोमेंट इन स्फेरिकल हार्मोनिक फॉर्म। तो स्फेरिकल हार्मोनिक फॉर्म में हम किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं क्वाड्रुपोल इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मोमेंट हमारे पास कैसे लिखते हैं, 1/e डेंसिटी, ठीक है, और 3 cos स्क्वायर अल्फा माइनस के 1 r डैश स्क्वायर, और ये मेरे पास ये है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मोमेंट लिखते हैं पहले, फिर हम पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपिक और क्वांटम मैकेनिकल फॉर्म लिखेंगे। तो ये है, तो यदि आप ध्यान से गौर से देखो यही तो होता है हमारे पास, ठीक है। तो जो हम स्फेरिकल हार्मोनिक होता है ना 2-0, ठीक है ना, अल्फा फाई, अब यह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2-0 अल्फा फाई, इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। और अल्फा एंड फाई आर अजीमुथल एंड पोलर एंड अजीमुथल एंगल्स मेजर्ड फ्रॉम द बॉडी फिक्स्ड जेड एक्सिस, ये हम जानते हैं। तो ये कितना होता है मेरे पास √5/16 पाई, ठीक है, 3 cos स्क्वायर अल्फा माइनस के 1, ये होता है मेरे पास, ठीक है। तो अब 3 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख सकते हो। तो सिंपली मेरे पास की नोड क्या आएगा 1/e अंडर रूट, ठीक है ना, 16 पाई/5 इंटीग्रेशन रो आर डैश आर स्क्वायर और ये y20, ठीक है ना, समझ में आया। और ये तो ये है मेरे पास, तो इसको हम ऐसे इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो स्फेरिकल हार्मोनिक फॉर्म्स में मैंने लिख दिया। तो ये मेरे पास देखो 2-0 ऐसे भी लिखते हैं या 2-0 ये है, हमने इसको ऐसे लिखा है। तो इसलिए काफ़ी बार इसको क्वाड्रुपोल मूवमेंट को ऐसे लिख देते हैं, इंट्रिंसिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट को। ये जेड डैश ही तो है, ठीक है, तो ध्यान रखना ऑपरेटर के फॉर्म में लिखना होगा तो ये करेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, 2-0 के फॉर्म में भी लिख देते हैं बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो डिस्क्रीट फॉर्म में लिखना हो तब भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। तो डिस्क्रीट फॉर्म में देखो क्या है, देखो ये तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम चार्ज ही होता है, 1/e वो तो रहेगा नहीं, तो सिंपली यही मेरे पास टर्म बचती है। तो डिस्क्रीट फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। अब देखो जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स है, हम इसको जनरलाइज करें तो फुल सेट ऑफ क्वाड्रुपोल मूवमेंट्स, ठीक है, समझ में आया। तो हमारे पास ये जो हम कहते हैं भाई, ये जब यदि आप ध्यान से देखो, ये 2-0 जब हम लिखते हैं तो 0 इज़ जनरली वाट, ठीक है, ये mi है, ठीक है ना, क्या है mi है हमारे पास। तो mi की वैल्यू हमारे पास mi मतलब जब हम लिखते हैं जैसे ये जैसे LS, एक मिनट सेकेंड, जैसे हम लिखते हैं ना ये L क्या जनरली ऐसे तो लिखते हैं, ठीक है ना, वो सॉरी ये हमें जनरल फॉर्म ये है एक्चुअली में, ठीक है ना, YI/mi ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ क्या हुआ है 2-0, तो इसका मतलब mi मेरे पास क्या है 0 है, तो जनरलाइज करना होगा तो 2mi तो लिखूंगा मैं इसको, है ना। तो क्योंकि i मेरे पास क्या है 2, तो mi मेरे पास क्या हो सकता है -2 -1 0 1 2, तो इसके लिए मेरे पास ही लिखा हुआ। तो जनरल फॉर्म लिखना होगा तो क्योंकि क्यू ऑपरेटर 2m √16 पाई अपॉन ये लिखूंगा, m की वैल्यू 0 लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जेड कंपोनेंट आ जाएगा, समझ में आया, ठीक है। ये है, तो इसी को हम इसी जेड कंपोनेंट को या को हम जो अलोंग लेते हैं स्पेस फिक्स्ड फ्रेम, ठीक है ना, मैक्सिमम प्रोजेक्शन हम लेते हैं, तो वही एक्सपेक्टेशन वाली तो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट देती है, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो देखो उसको ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, आप थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ोगे लेक्चर को देखोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो काफ़ी बार मैं थोड़ा सा बोलते वक्त ना फंबल करता हूँ, तो थोड़ी मोटी जो सिली मिस्टेक्स है प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। कंसेप्ट्स पर ध्यान दीजिए, मैंने कोशिश किया इसको इस तरीके से लिखने की, लिटिक्स में मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये है, तो कोशिश कीजिए, पढ़ोगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।